हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज से हम रीजनिंग की सीरीज़ चालू करने वाले हैं। पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि चैनल बीच में ब्रेक हुआ था, काफ़ी दिनों से आपसे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट की। सारे सब्जेक्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट की आपको स्टडी इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। जैसा कि केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस है, ये ज़्यादातर बच्चों को फ्री कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करती है, सभी को पता होगा। तो हम इसी श्रृंखला में अब लॉकडाउन की स्थिति में जो गरीब बच्चे हैं, जो अन्य बच्चे हैं जिनको पूरी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, कोचिंग्स नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए ये हम सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथ, ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर अप मिलेंगे। तो मैं आपको रीजनिंग की कुछ बारीकियां बताने जा रहा हूं, जिसमें हम शुरुआत के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी उन्हें शेयर करें, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारा हौसला अफजाई हमारी होती रहे, हमारा प्रोत्साहन होता रहे और आप लोगों को हम अच्छे अच्छे वीडियोस देते रहें। तो आज की हम क्लास को प्रारंभ करते हैं नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके रीजनिंग के पहले टॉपिक की, जहां से हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कोडिंग के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में आपका कूटवाचन और कूटलेखन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, रीजनिंग में अल्फ़ाबेट्स का बहुत ही महत्व है। जो आपके अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके थ्रू आप कई चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फ़ाबेट्स में आपका इंपॉर्टेंट क्या रहता है, तो पहला समझना आपको ये है। तो अल्फ़ाबेट्स में अगर देखें हम, तो अल्फ़ाबेट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके नंबर्स, यानी उनकी पोजीशन। तो पोजीशन अगर हम देखें तो एक पोजीशन जो होती है वो होती है दाएं से बाएं, और एक होती है बाएं से दाएं। तो पहली चीज़ ये समझने की है कि दायां क्या होता है और बायां क्या होता है। तो अगर हम कहें कि दायां क्या है, लेफ्ट, आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत सरलता से पहचान पा रहे होंगे, लेफ्ट मतलब डेढ़ा। लेकिन अगर हम इसमें दायां और बायां करें तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा दायां है और कौन सा बायां है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, कि जो लेफ्ट है इसको हम कहेंगे बायां, और जो राइट है उसको हम कहेंगे दायां। तो दायां, एक चीज़ याद रखेंगे आप, या तो दायां या बायां, दूसरी अपने आप हो जाएगी। जैसे दायां मतलब दाल रोटी, यानी दाल रोटी हम किससे खाते हैं, नॉर्मली जो इंसान हैं, जो भी पर्सन्स हैं, वो दाल रोटी अपने राइट हैंड से मतलब खाते हैं, सीधे हाथ से खाते हैं। तो दाल रोटी मतलब दायां, यानी राइट हैंड, है ना। और दूसरा कौन सा हो गया, बायां हो गया, यानी लेफ्ट हैंड हो गया हमारा। तो यहां पर दायां मतलब राइट हैंड और बायां मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है। अगर हम बात करें तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं लिखने की, चाहे हम हिंदी लिखें चाहे हम अंग्रेजी लिखें, नॉर्मली इन्हीं भाषाओं का प्रयोग हम करते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये जो भी लैंग्वेज आपकी लिखी जाती हैं, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती हैं। कहाँ चलती हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा ABCD EFGHIJKLMNOP, तो इस तरह से अगर मैंने लिखा तो यहाँ पर आपका A से लेकर हम Z की तरफ जा रहे हैं, यानी हम लिख कहाँ रहे हैं, डेढ़े हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिख रहे हैं हम, यानी A से Z की तरफ जा रहे हैं। यानी जो हम लिख रहे हैं वो हम बाएं से दाएं लिख रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम
क्योंकि रीजनिंग में हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला की, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी हम बाएं से दाएं लिखते हैं, न कि दाएं से बाएं। तो यहाँ पर हम जब ए से जेड की तरफ जाएंगे, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जब इस कंडीशन में चलेंगे हम, तो यहाँ पर याद रखेंगे हम जा रहे हैं बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जा रहे हैं। हिंदी में कहेंगे बाएं से दाएं, इंग्लिश में कहेंगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना। कहाँ, जब हम ए से जेड की तरफ जा रहे हैं तब, ठीक है। इसमें अगर एक और चीज़ समझने की है, जब हमारी बात होती है कि अगर पॉइंट कहा जाता है कि मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि बाएं से, है ना, या कहा जाए दाएं से। अभी हमने पढ़ा कि हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेकिन हम कहें बाएं से, तो बाएं से प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, बाएं से प्रारंभ करने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं ए से जेड की ओर, यानी बाएं से, यानी टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, यानी बाएं से। तो भी क्या डायरेक्शन बनना है, बाएं से, यानी हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, अगर ये बात हो रही है। अगर हम कहें दाएं ओर, क्या कहें, दाएं ओर, यानी टू राइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, तो भी हम क्या कर रहे हैं, तो भी हम किधर जा रहे हैं, ए से जेड की तरफ जा रहे हैं। यानी तीनों कंडीशन आपकी बने, कहा जाए बाएं से दाएं, कहा जाए बाएं से, कहा जाए दाएं, और इन तीनों ही कंडीशन में हम ए से जेड की तरफ मूव कर रहेंगे, ठीक है। अगर यही कंडीशन चेंज होती है, ये कंडीशन चेंज होती है, मतलब अगर कहा जाए, आपसे कहा जा रहा है अगर आपसे कहा जा रहा है कि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, यानी जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारा कि हम उल्टा लौट रहे हैं, यानी जो हमारा नॉर्मल वे है लिखने का, उसको ना लिखकर हम उल्टी वर्णमाला लिख रहे हैं, यानी जेड से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब अगर यहां पे ये होती है बात, अगर ये कहा जाता है आपसे कि दाएं से, यदि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दाएं से, और कहा जाता है कि बाएं ओर, तो उस कंडीशन में दाएं से, यानी इधर से प्रारंभ हो रहा है, तो इधर क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर बोर्ड है तो ABCD अगर आप लिखें तो इस पे ए से लेकर जेड तक एक ही लाइन में आ जाएगी, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम लिख रहे हैं किसी कॉपी पर, छोटी कॉपी पर लिख रहे हैं, तो एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में भी आ सकते हैं। उस कंडीशन में भी आप देख लीजिएगा कि दूसरी लाइन में भी अगर अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, फिर भी आप जो क्रम रख रहे हैं वो हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी आपका जो क्रम रहता है वो लेफ्ट टू राइट रहता है, लेफ्ट टू राइट, यानी ए से जेड की ओर जाते हैं हम हमेशा, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और अगर जेड से ए की तरफ जाएं तो हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, यानी बाएं से बात हो, दाएं ओर बात हो, बाएं से दाएं बात हो, तीनों कंडीशन सेम है, यानी ए से जेड की तरफ। दूसरा आपका यदि हमारी बात हो दाएं से बाएं और दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, तो भी हम किधर जा रहे हैं, हम जेड से ए की तरफ जा रहे हैं। यानी तीन कंडीशन इधर आपने देखी, यहाँ पर तीन कंडीशन देखी, और तीन कंडीशन आपने ये देख ली, यानी इन तीनों कंडीशन की बात है कि ए से जेड की तरफ मूव कर रहे हैं, और इन तीन कंडीशन की बात है यानी जेड से ए की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मे बी इस चैप्टर में आपको ये चीज़ें ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में ये ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्लास का आरंभ करेंगे, मतलब प्रॉपर आपके कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक पर आएंगे। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको इस चीज़ में डिस्कस करना चाहूँगा इसी वीडियो में, तो मैं आपको वो चीज़ें करा देता हूँ।
स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पर आपके बोर्ड पर आपकी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है। अंग्रेजी वर्णमाला में देख रहे होंगे आप कि ए से जेड तक आपका लिखा हुआ है, और ए से जेड तक आप अगर देख पा रहे हैं तो इसमें समझिएगा कि ए से जेड तक तो नॉर्मली हम जानते ही थे पहले से, तब सर इसमें आपने नया क्या लिख दिया? तो नया कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपको पहले से पता हैं। आप इस स्टैंडर्ड पे आ चुके हो तो सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हो। थोड़ी सी चीज़ों को हम मेमोराइज कराएंगे, थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे कि चीज़ें किस तरह से रीजनिंग में काम आएंगी। तो यहाँ आपको पता है कि ए आपका जो आता है, ए आपका पहले नंबर पर है, बी आपका दूसरे नंबर पे है, सी आपका तीसरे पे है, डी आपका चौथे पर है, इसी तरीके से और भी। तो अल्फ़ाबेट अगर हम देखें, इनके नंबर्स को देखें तो जरा देखिएगा, तो ये नंबर्स क्या हैं? नंबर्स कुछ अलग नहीं है, नंबर्स आपकी वो पोजीशन है जो कि आपके अल्फ़ाबेट, आपकी अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्थान रखते हैं, जो पोजीशन रखते हैं, वही पोजीशन मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है। मान के चलिए ए पहले स्थान पर, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर, डी चौथे पर, इसी तरीके से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, 26। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो भी आपके अंग्रेजी वर्णमाला में है उसमें अल्फ़ाबेट आपके 1 से लेकर 26 तक होते हैं। कितने होते हैं? 26। सबकी को पता है, ये जनरलाइज बात है, बहुत कच्चा एक का बच्चा जानता है। तो इसमें नया क्या हो गया? नया कुछ नहीं हो गया बेटा, बस ये आपको याद रखने हैं। अभी तक हमने इस एंगल में नहीं देखा था कि अल्फ़ाबेट्स की संख्या किस तरह से हमें याद रखनी है, किस तरह से हमारे रीजनिंग के काम आएगी, ये चीज़ हमने अभी तक नहीं देखी थी। वो चीज़ हमें यहाँ पर अभी देखनी है। तो वो किस तरह से देखेंगे समझिएगा। जैसे मान के चलिए मुझे अब 26 अल्फ़ाबेट याद करने हैं, ए से जेड तक, 1 से 26 तक, यानी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, सभी को पता है। अब इसमें आपका याद करने के लिए क्या तरीका है? तो बहुत सारी किताबों में दिया हुआ जनरलाइज तरीका, वो आप सभी को पता होगा कि एक तरीका दिया हुआ है EJOT। क्या दिया हुआ है? अब EJOT से क्या मतलब दिया हुआ है? यहां पर जो ई का स्थान है आप देख पा रहे होंगे कितना है? ई का स्थान कितना है? 5 है ना। और आपका जो जे है उसका स्थान क्या है? 10। इसी तरीके से आपका ओ का स्थान कितना है? 15 है ना। उसी तरह से 20 एंड 25। तो हम यहां लिख देंगे, हमने ये लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स हैं वो आपके लिख दिए हैं। अब इससे कैसे हम सारे नंबर्स को याद रख सकते हैं? तो ज़रूरी नहीं कि सारे नंबर याद हो जाए, लेकिन इससे बिल्कुल हेल्प मिलती है। EJOT हमने अगर याद करी तो हमें पता चल गया कि ई का कौन सा नंबर है, और ई का हमें मालूम पड़ गया कि 5वां नंबर है। तो ई से पहले जो अल्फ़ाबेट आएगा उसका नंबर क्या होगा? 4 होगा। और ई से पहले आता क्या है? डी आता है। तो इसका अल्फ़ाबेट का नंबर क्या हुआ? 4 हो गया। इसके बाद आता है तो वो क्या है? इसके बाद आता है एफ, उसका अल्फ़ाबेट का नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसी तरीके से आपके मतलब एक अल्फ़ाबेट की वजह से हमारे 3 अल्फ़ाबेट के नंबर हमें याद हुए, यानी 2 के एक्स्ट्रा हो गए। एक का तो याद किया, उससे आगे वाला, उससे पीछे वाला, दोनों आपको याद हो गए। तो इसलिए यहाँ पर जो आपके अल्फ़ाबेट हैं इनके नंबर्स एक अल्फ़ाबेट के कारण 2 अल्फ़ाबेट के याद हो रहे हैं, यानी 5 के कारण हमें 10 के और याद हो रहे हैं। यानी टोटल कितना हो गया? टोटल हमारा हो गया 15। यानी हमारे 26 अल्फ़ाबेट थे, 26 अल्फ़ाबेट थे, और उसमें से हमने 15 अल्फ़ाबेट के नंबर यहाँ पर याद कर लिए। कैसे याद किए? EJOT से। E फॉर 5 है ना, J 10, O 15, T 20 एंड Y 25। 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो इस तरीके से हमें इससे पहले वाला जो अल्फ़ाबेट है उसका नंबर उससे कम होगा, जाहिर सी बात है, और उससे आगे वाला जो अल्फ़ाबेट होगा उसका नंबर उससे ज़्यादा होगा। तो 5 से पहले का 4 हो जाएगा, 5 के बाद वाला 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट के नंबर को याद कर लेंगे।
अब भैया 26 अल्फ़ाबेट थे, 15 हमें यहाँ याद हो गए। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा, क्या आपको ए का नंबर याद करने के लिए किसी की ज़रूरत है क्या? कि ए अल्फ़ाबेट जो आपकी अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ है उसमें कहाँ आता है? नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ए आपका पहले नंबर पे रहता है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी ए पहला। बी को याद करने की ज़रूरत है क्या? मेरे हिसाब से वो भी नहीं है, तो बी भी आपको पता है कि दूसरे नंबर पे। सी को याद करने की ज़रूरत है? नहीं है, तो सी भी आराम से आप याद कर सकते हो कि तीसरे नंबर पे है। डी आपने इजोटी के कारण डी याद कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर हमें 15 और ए बी सी ये हमारे 3 अल्फ़ाबेट और जुड़ते हैं, यानी संख्या कितनी हो जाती है हमारी? 18, यानी 18 संख्या हो जाती है। 18 अल्फ़ाबेट्स हमें याद हो गए नंबर। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और इजी बनाने की कोशिश करता हूं इसको। अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा तो आपको शायद नंबर याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा सर? तो ऐसा बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप लोग यहाँ देखेंगे और इसे समझेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान यहाँ रखना है, क्योंकि यहाँ हम आपकी ही एक पावर जो सबके अंदर है, इमेजिनेशन की पावर, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप सिर्फ अल्फ़ाबेट को देखकर उसका नंबर उसमें ढूंढ पा रहे हो। तो हम देखेंगे, देखिए पहली चीज़ तो ये कि ए बी सी का याद करने की ज़रूरत नहीं है, डी का मैं याद कर डी का भी मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं, नियर बाई है। लेकिन ई के बाद हमने इजोटी के नंबर सिर्फ 5 नंबर आप याद कर लो इजोटी से। आफ्टर दैट आपका आता है एफ, तो एफ से मैं स्टार्ट करूंगा आपको नंबर याद कराना। याद नहीं करा रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसी अल्फ़ाबेट में वो नंबर छुपा हुआ है जो कि उसका खुद का नंबर है। अगर आप उसको गौर से देख पा रहे हैं तो आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही अल्फ़ाबेट की इमेज आपके सामने आएगी, आपको याद आ जाएगा कि एफ का कौन सा नंबर है, जी का कौन सा नंबर है, एच का कौन सा नंबर है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो समझिएगा, बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल गौर से देखिएगा। ये मैंने एफ बना दिया। अगर इस एफ को देखिए, इमेजिनेशन क्या होता है कि हम बादल में भी ना कभी भगवान को देख लेते हैं, कभी किसी की तस्वीर को देख लेते हैं, कभी भारत का नक्शा देख लेते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। तो यही इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल आपको यहाँ करना है। यहाँ पर जो भी इमेज बनी हुई है इसमें नंबर आपको ढूंढना है। तो आप नंबर अगर देख पा रहे हैं ऐप में, तो देखिएगा कि एफ जो है उसको अगर हम इस तरह से जोड़ देते हैं तो देखिएगा नंबर क्या बन गया। नंबर आपका बन गया 6, यानी एफ का नंबर क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे ऐप का नंबर क्या है, ऐप का नंबर 6। तो उसी तरीके से अगर हम जी की बात करें, नंबर सब यही है, नंबर सब यही है, आपको सिर्फ देखना है। थोड़ा सा देखने की आपको जो तरीका है वो आपको अल्फ़ाबेट्स का बदलना है। सब कुछ यहीं मिल जाएगा, कुछ चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझना है कि किस तरीके से हम इस नंबर को निकाल पाएंगे। तो अगर हम जी को देखें तो जी को देखिएगा, अगर इस जी के इस पार्ट को मिटाल दें तो देखिए आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर आपको मिल रहा है 7, और जी का जो प्लेस वैल्यू है, जो आपका पोजीशन है अल्फ़ाबेट्स में, आपकी अंग्रेजी वर्णमाला में, वो आपकी क्या है, वो 7 है। यानी हमने समझ लिया कि जी का जो स्थान है, पोजीशन है, वो क्या हो गई, 7 हो गई। उसके बाद आता है आपका एच। तो H अगर हम देख पा रहे हैं तो H को समझ पा रहे हैं। देखिएगा इस H को, H के दोनों सिरे खाली हैं, अगर हम दोनों सिरों को जोड़ दें, मिला दें, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या आपकी आकृति, क्या आपकी इमेज बनेगी। ये देखिएगा, तो यहाँ पर क्या इमेज बन गई, आपको कितना नंबर दिख रहा है, आप सभी को पता है, ये आपका 8 नंबर है। यानी 8 नंबर किसका होता है, एच का होता है। आप पोजीशन देख सकते हैं। अगर हम आई की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में आई को हम इस तरह से न लिखकर इस तरह से भी लिख देते हैं, तो मतलब इस तरह से लिख देते हैं, तो ये आपका जो आई है उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी।
जे की आपको याद है कि जे की हम पोजीशन याद कर चुके हैं। जे की जो पोजीशन है वो आपकी ईजो टी के कारण हमें पता है कि जे कितने नंबर पर होता है, आपका 10 नंबर पर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोगों को पता, आप मतलब इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि आपको यही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप बहुत तेज़ दिमाग के हैं, तुरंत सारी चीज़ों को कर सकेंगे, मुझे पता है। आप बिल्कुल सीखने में टाइम नहीं लगाएंगे इस चीज़ को, बहुत ही सरल चीज़ है, आराम से निकाल पाएंगे। अगर हम बात करें ऐसे ही के की, तो देखिए के की अगर आकृति को देखें तो इसमें क्या है, एक डंडा सीधा है और एक डंडा तिरछा यूं करके लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर इस डंडे को क्या करना है, सीधा करना है। तो हमारा के का पोजीशन क्या हो गई, 11 हो गई, ठीक है। तो इससे हमें इसकी इमेज देखकर, इस डंडे को देखकर, इस टेढ़े डंडे को देखकर हमें याद आना चाहिए कि के की पोजीशन क्या है, 11 है। ये शुरुआती फेज में आपके लिए अच्छा है कि अगर आप स्टार्टर हैं, रीजनिंग आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप जीरो हैं, तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आफ्टर दैट आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, फिर चीज़ें भूलेंगे नहीं आप, है ना। अब आफ्टर दैट उसके बाद अगर आते हैं, अब देखिए समझिए, यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी हम जे से ऊपर जाएंगे, जे से ऊपर जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि ए से लेकर आई तक आपका जो है वो आपका इकाई अंक रहेगा, उसकी पोजीशन जो रहेगी इकाई में रहेगी। लेकिन जैसे ही हम जे पर पहुंचेंगे और जे के बाद जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो उसके बाद आपका इकाई अंक ना होकर दहाई अंक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआती जो दौर है उसमें आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा इन चीज़ों को याद रख के आप रीजनिंग को और सरल बना सकते हैं अपने लिए और सीख सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एल इस तरह से होता है, अगर हम एल को देख पा रहे हैं तो इस तरह से आप देखिएगा। अब इसमें अगर मैं ऊपर इसका फन निकाल दूँ, भाई सावन का महीना चल रहा था अभी, और अभी नागपंचमी भी निकल के गई है, तो यहाँ पर आप एक सांप का फन निकाल दीजिए। इसमें देखिए अब क्या दिख रहा है आपको, क्या इमेजिनेशन कर पा रहे हैं इसमें, तो इसमें इमेजिनेशन आप कर पा रहे हैं कि ये आपका 2 इमेज बन रही है। तो 2 आपको पता है कि बी जो है वो दूसरी पोजीशन पे होता है, तो दोबारा तो दूसरी पोजीशन आ नहीं सकती। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी अब 2 के बाद 2 कहाँ आता है, तो अगर हम दहाई अंक में जाएंगे, इकाई के बाद दहाई में जाएंगे, तो हमें मालूम है कि 12th पोजीशन पर दोबारा से 2 आता है। तो यहाँ पर एल का पोजीशन क्या हो जाएगा, एल का पोजीशन हो जाएगा 12, ठीक है। इसी के बाद आपका आता है एम। अगर एम को देखें तो एम को हम अगर रोटेट करें क्लॉकवाइज, घुमा दीजिए हाफ 90 डिग्री, अगर हम इसे वहां देते हैं कुछ इस तरह की इमेज आपको मिलती है। तो इस तरह की इमेज आपको मिलती है। इसमें आप देखिएगा, इस इमेज को देखकर आप लोगों को पता चल रहा है कि इसका अंक कहीं ना कहीं 3 से रिलेट कर रहा है, 3। तो यहाँ पर जो आपकी इकाई अंक है 3, वो आपका ऑलरेडी सी का हो चुका है। अब 3 दोबारा से कहाँ आएगा, तो 3 दोबारा से आएगा आपका 13 में, यानी 13 में, यानी एम का आपका जो है अंक वो हो जाएगा 13। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे अंक हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनके नंबर्स को निकाल सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें बी की, तो इसमें देखिएगा बी है, बी का आपका 2 आपके डंडे हैं इसमें और 2 आपके सिरे हैं, तो 2 डंडे और 2 सिरे, यानी आपका बी की पोजीशन आपकी क्या रहेगी, 22 रहेगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, 2 डंडे और सिरे कितने हैं, 4 सिरे, यानी आपका x का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को लेकर। एक चीज़ अच्छा टी की और बात कर लेते हैं। जैसे टी आपका होता है, तो टी आपका जो है, टी आपका T20 मैच भी होता है, उससे रिलेट कर लीजिए। ईजो टी से भी आपने सीख लिया कि टी का क्या पोजीशन होता है, 20 होता है। ऐसे ही अगर आपका देखें एस, तो एस इस आकृति को, ये देखिएगा आकृति, अब ये एस आकृति है, इस आकृति को हम
इस तरह से मिला दें तो ये 9 का अंक मुझे दिख रहा है, 9 मुझे दिख रहा है, तो आपको पता है कि 2.5 अंक में 9 कहाँ आता है, तो 9 आपका आएगा 19 में, यानी एस का जो पोजीशन हो जाएगा वो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन आपका 19 रहेगा। तो इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को सीख पा रहे हैं, इसको जान पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर को मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि ये आपके अल्फ़ाबेट्स के नंबर कई जगह आपको काम आएंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ टाइप आपके कराई देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के, और हमारी बेसिक नॉलेज की जो चीज़ें हैं वो जारी रहेंगी, कहीं ना कहीं हम बताते रहेंगे। उसके बाद जब चैप्टर में वो चीज़ आएगी तो आपको ज़रूर उस चीज़ से आपको हेल्प मिलेगी। तो हम बात करते हैं अब कोडिंग डिकोडिंग के पहले आपके टाइप की, जो आपका मैंने दिया है जिसको नाम जंबल वर्ड्स। तो देखते हैं जंबल वर्ड्स को। स्टूडेंट, आपका कोडिंग डिकोडिंग का पहला जो टाइप है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये आपका है जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स में देखिए हर टीचर का अपना एक समझाने का तरीका होता है, तो मैंने इसको कोई ये ऑफिशियल नाम नहीं है, मैंने आपको वैसे ही नाम दे दिया इसका जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स में क्या करेंगे, जंबल वर्ड्स में हम देखिए चीज़ों को जंबलिंग का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को मिला जुला लेना, लेकिन हर चीज़ को मिलाने का एक क्रम होता है। लाइक मैं बात करता हूँ, कई बार आप लोगों को बताता भी हूँ कि जैसे हम अचार का डिब्बा लेते हैं, तो अचार का डिब्बा हिलाने का एक तरीका होता है, उसे इस तरह से हिलाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। उसे इस तरह से हिलाकर, सीधी बोतल को हिलाकर, सीधी बोतल यूँ खड़ी हुई है और इसको हिलाकर, तो वो हिलाने का उसका फ़ायदा क्या है कि जब इस तरह से हम हिलाते हैं या बोतल को टेढ़ा करके इस तरह से हिलाते हैं, बोतल टेढ़ी रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका ऊपर का अचार नीचे, नीचे का ऊपर, यानी पूरा आपका ऑयल उसमें मिक्स हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम जंबलिंग जो करेंगे उसका एक तरीका होगा, एक पैटर्न होगा, जिसको हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और मेरे हिसाब से अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इजी वे में निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपकी जो अगला टाइप आएगा उसमें आपका जो मैंने अभी सिखाया है नंबर्स, वो आपके काम आएंगे। अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर है वो काम आ सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा। एक मैं कॉमन टाइप या नाम लेके चलता हूं, मोहन, है ना। तो इसमें आपका जो मोहन है, अगर कहा जाता है प्रश्न में कैसे आएगा कि मोहन को किसी कूटभाषा में यदि लिखा जाता है तो सोहन को उसी कूटभाषा में क्या लिखा जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। मोहन को यदि किसी कूटभाषा में ये लिखा जाता है NAHOM लिखा जाता है, तो उसी कूटभाषा में सोहन को क्या लिखा जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्वेश्चन को करना कैसे है वो देखिएगा। देखिए पहली चीज़ इसमें समझने की है, जो जंबल वर्ड्स है उसमें एक चीज़ समझने की है आपको कि जंबलिंग अगर हुई है तो जो आपके क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, क्या MOHAN, यही अल्फ़ाबेट्स आपके जो उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो फेरबदल हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसमें भी यही अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलेंगे। यदि आपकी जंबलिंग हुई है तो, अल्फ़ाबेट्स की जंबलिंग जब हुई है तो, है ना, तो अगर ये हुआ है तो आपको वही अल्फ़ाबेट देखने को मिलेंगे, और वही अल्फ़ाबेट देखने को मिलेंगे तो उसका एक क्रम मिलेगा। और उस क्रम को समझने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से हम उसको लिख लेंगे। अगर हम इस तरह से उसको लिख लेते हैं तो आप देखिएगा ऊपर HAN लिखा हुआ है, वहाँ नीचे वही अल्फ़ाबेट आपके दिए हुए हैं लेकिन उनका क्रम बदला हुआ है। तो देख लेते हैं जरा कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर जो पहला है वो अंतिम पहुंचा है, जो अंतिम है वो पहला आया है, और उसी क्रम में ये सेट हो गए हैं। उसके बाद वाला अक्षर फिर उसके पीछे, और उससे बाद वाला उसके पीछे, यानी इस तरह से। तो यहाँ पर सोहन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे,
तो जो एस है वो कहां आ जाएगा, सबसे लास्ट में। उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं इस चीज़ को, आराम से आप कर पाएंगे। तो ये आपका जब सोहन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो मोहन के अकॉर्डिंग ही करेंगे और आराम से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अब मैं दूसरा इसी में एक और बताने जा रहा हूं। ये टाइप मैं लिखा रहने दूंगा, जो कन्वर्जन हुआ है वो मैं लिखा रहने दूंगा। मान के चलिए दूसरा आपसे पूछा जाता है, इसी में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप में कि अगर मोहन को किसी कूटभाषा में लिखा जाता है तो उसी कूटभाषा में सोहन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो इसको क्या करना है, हमें यहीं नीचे उतार लेना है इसके, तो आसानी हम समझ पाएंगे कि किस तरह से ये सवाल हुआ है। तो कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो एम है वो सेकंड पोजीशन पर और जो सेकंड पोजीशन पे ओ था वो फर्स्ट पोजीशन पर। क्रॉस का निशान लगा लेते हैं। एच अपनी पोजीशन पर है, इसी तरीके से एन की भी पोजीशन उस हिसाब से और ए के अकॉर्डिंग चेंज हुई है। यानी हम ये समझ गए कि यहाँ पर ये पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि पैटर्न क्या है, यहाँ पर चेंजिंग किस हिसाब से हुई है, वही आपको आंसर निकालने के लिए वो पैटर्न का यूज़ करना पड़ेगा। लाइक तो ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा, आराम से आप कर पा रहे होंगे, इसे आराम से समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। वैसे जो पैटर्न है शुरुआत मैंने करी है, बहुत इजी तरीके से करी है, जिसको आप इजी तरीके से समझ पाएँ चीज़ों को, है ना। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, कभी भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करेंगे अगली चीज़ की। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तीसरे, इसी में आपका तीसरा क्वेश्चन है, या इस तरह से क्या चेंजिंग हो सकती है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो अगर देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हमने लिखा हुआ है कि मोहना नाम से कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैंने अल्फ़ाबेट बढ़ाने की कोशिश करी है। तो आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि किसी का नाम बिगाड़ दिया। मोहन नाम का कोई व्यक्ति देख रहा हो या स्टूडेंट देख रहा हो तो ये बिल्कुल ना सोचे कि मैंने नाम उसका बिगाड़ दिया है। सिर्फ यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट बढ़ाकर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपका अगर 5 से 6 अल्फ़ाबेट हो जाए तो उसमें चेंजिंग क्या हो सकती है, या किस तरीके से पैटर्न चेंज हो सकता है। तो अगर यहां बात करें, हम देखिएगा, हम कह रहे हैं मोहना को किसी कूटभाषा में ये लिखा जा रहा है HOMANA लिखा जा रहा है, तो सोहना को क्या लिखा जाएगा। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न में हुआ क्या है। अब अगर देखें यहां पर तो यहां समझ पा रहे होंगे कि M इस पोजीशन पर आ गया, H इस पोजीशन पर आ गया, O उसी पोजीशन पर है, A इस पोजीशन पर आ गया, ये भी A इस पोजीशन पर आ गया। मे भी अब पहचान तो नहीं सकते कि A कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सेम आपका आ गया है यहाँ क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजिंग है। लेकिन जो पैटर्न आपका देखिए 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो 3 में जो पैटर्न लगा है मे भी वो भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 में आगे आने वाला में भी वही लगा हुआ, क्योंकि A सेम है, उसमें ये नहीं है कि आगे वाला A कौन सा पीछे वाला A कौन सा। लेकिन जो पैटर्न आपका आगे यूज़ किया गया है वही पैटर्न मैं दूसरी तरफ बता रहा हूँ। एन आपका यहाँ आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसी तरीके से हम सोहना को भी सॉल्व कर लेंगे। यानी पैटर्न आपका क्या बना, इस तरह का पैटर्न बना। ठीक है, तो आपको ये आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है कि अगर मोहना को इस तरह लिखा जा रहा है तो सोहना को भी इस तरह से लिखा जाएगा। इस चीज़ को आप लोग
समझ लीजिएगा आराम से, ठीक है। अगला हम इसमें इसी में एक और क्वेश्चन देने जा रहे हैं, देखिएगा जरा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको पहला पैटर्न इसमें मतलब फर्स्ट टाइप में आपका एक क्वेश्चन इस पैटर्न से बताया, एक आपका पैटर्न इस पैटर्न से बताया आपको क्वेश्चन, तीसरा आपको मैंने इस पैटर्न से बताया, और उसी तरीके से 3 पैटर्न और मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर आपको चेंजिंग समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से चेंज कहा गया, मतलब क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि मोहनाए को किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है, तो बताइए सोनाए को क्या लिखा जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा मोहनाया को इस किसी कूट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, तो सोनाया को क्या लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर मोहना को किसी कूट भाषा में अगर ये कहा जाता है तो सोना को क्या कहा जाएगा। तो कुछ पैटर्न हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बुक में नोट डाउन अपनी कॉपी में कर सकते हैं। इन पैटर्न से एक एक पैटर्न मैंने शेड्यूल बताया है जो नॉर्मली कई बार कई क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कई किताबों में दिए भी हुए हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चंस याद रखने हैं कि किस तरीके से आप लोग इन्हें करेंगे, ठीक है। तो अब मैं अपने इसको उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं अपने टाइप 2 पर जाने वाला हूं, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए। स्टूडेंट, जो कोडिंग टू कोडिंग में आपका दूसरा जो टाइप आता है वो आपका आता है नंबर बेस्ड चेंजिंग। तो नंबर बेस्ड चेंजिंग जो होगी आपकी, ये आपकी इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका एक्चुअल बेस पे जो नंबर हैं वो नंबर में ही चेंजिंग हो सकती है, या आपका नंबरिंग में चेंज हुई लेकिन नंबर्स की जगह हम अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर बेस चेंजिंग हुई है तो आपका सिर्फ नंबर ही आएंगे, और नंबर की जगह आपका अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी चेंजिंग नंबर बेस पे होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि किसी कूट भाषा में किसी कूट भाषा में फिश को 69198 लिखा जाता है। तो अब इसमें क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा पैटर्न। अब मैंने कहा गॉड को क्या लिखा जाएगा भैया, अल्फ़ाबेट ऊपर दूसरे हैं नीचे दूसरे हैं, अब कैसे हम नंबर को लिखेंगे, कैसे समझेंगे कि क्या चीज़ है, किस तरह से ये इसमें पैटर्न लगने वाला है। तो इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हैं, जो हमने अभी किया था, अगर हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हैं तो हम आराम से इस सवाल को कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे देखिएगा। अगर हम देखें तो एफ का जो आपका नंबर होता है वो कितना होता है, जो आपका नंबर होता है, जो एक्चुअल नंबर होते हैं वो मैंने लिख के देख लिए यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक्चुअल नंबर जो हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो सेम के सेम यहाँ पर आपके उतार दिए गए हैं। तो ये आपका नंबर जो आपके हैं नंबर बेस चेंज हो रहा है, यानी एक्चुअल जो आपके नंबर हैं उसी के आधार पर नंबर में ही आपका चेंज हुआ है, यानी नंबर ही लिख दिए गए हैं सीधे सीधे। तो देखेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने देखा कि फिश को ये लिखा जा रहा है, तो गॉड को कैसे लिखेंगे। जी का कितना होता है 7, अभी मैंने बताया था आपको, और ओ का कितना होता है 15, ए का 1 और टी का 20। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका ये मिल जाएगा, जिसमें आपका नंबर 71512 आपका मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें किस तरह से चेंजेस हुए हैं। लाइक अगर दूसरा अगर हम इसी में क्वेश्चन देखें, हमने कहा कि किसी कूट भाषा में स्टार को 2021219 लिखा जाता है, तो बताइए इसी कूट भाषा में पियोन को क्या लिखा जाएगा। अगर हम इस तरह से बात करें तो यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं आप, तो पैटर्न में देखिए, अगर हम अब देखें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एस का नंबर
ये एस का नंबर है, ये टी का नंबर है, ये आपका ए का नंबर है और ये आर का नंबर है। अब इस नंबर में और इस नंबर में कहीं ना कहीं बहुत अंतर है। क्या अंतर है? तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंतर स्पेसिफिक है, यानी इसमें एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है वो आप समझिएगा। 19 के बाद 20 आ रहा है, यानी +1 हो रहा है। 20 के बाद 21 आ रहा है, +1 हो रहा है। 1 के बाद 2 आ रहा है, +1 हो रहा है। और 18 के बाद भी 19 आ रहा है, यानी +1 हो रहा है। तो हम बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए आंसर को तुरंत लिख देंगे, या आपके 4 ऑप्शन हैं उसमें पता कर लेंगे कि इसका आंसर क्या है। आराम से समझ में आ जाएगा क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया। आंसर होगा क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर P का होता है 16 और 16 का आपका एक बढ़ाकर कर देंगे 17। यहाँ होता है E का 5, E का हो जाएगा 6, M का होता है O का होता है 16, ये हो जाएगा M का होता है 15, ये हो जाएगा 16, और N का होता है 14 और ये हो जाएगा 15। यानी एक डिजिट आपके सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर में बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम आराम से इसको भी बढ़ाकर कर देंगे। तो ये तो जो आपका जो पैटर्न मैंने बताया अभी, इसमें सिर्फ क्या है, नंबर्स के एवज में नंबर्स, मतलब अल्फ़ाबेट्स के एवज में नंबर्स लिखे हुए हैं। यानी अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में जो पोजीशन है, उसके ही क्रम में कोई ना कोई फेर बदल करके आपके नंबर की पोजीशन सेट कर दी गई है। अगर मान के चलिए ये आपके नंबर ना हो, यहाँ पर अल्फ़ाबेट की जगह पर अल्फ़ाबेट ही आ जाए, तब उस स्थिति में क्या होगा, इनको ही, इन्हीं सेम क्वेश्चंस को मैं अल्फ़ाबेट के आधार पर सॉल्व करके आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने वही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ इसमें फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ नंबर नहीं आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट का कन्वर्जन अल्फ़ाबेट में हो रहा है। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि सर अल्फ़ाबेट का चेंज अल्फ़ाबेट में हुआ है, तो यहाँ पर जंबल वर्ड्स भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपका मैंने बताया था कि जब भी जंबलिंग होगी तो वही अल्फ़ाबेट आपके आएंगे के क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट आए हुए हैं। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस कंडीशन में हम देखेंगे कि आपका अगर F है तो F यहाँ कहीं आया है? नहीं आया है। I है, I यहाँ कहीं आया है? बिल्कुल यहाँ आया है। चलिए मान लेते हैं I आ गया। S यहाँ आया है? नहीं आया है। H यहाँ आया है? नहीं आया है। सिर्फ ऐसा है I हमारा यहाँ पर पहुँचा है, तो क्या हमारा ये जम्बल वर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है। जंबलिंग नहीं हुई है, क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट वो नहीं है जो कि होने चाहिए। तो क्या हुआ है फिर, गौर से देखिए। समझ में आया क्या हुआ है? नहीं समझ में आया तो मैं बता ही दे रहा हूँ आपको। देखिए, अगर हम ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसमें सबसे पहला काम जो करेंगे वो क्या करेंगे, इनके नंबर्स को लिखेंगे। देखिए, नंबर्स में आपको बता चुका हूँ किस तरह से आपको याद करने, किस तरह से समझने में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर्स लिख लेता हूँ कि नंबर क्या क्या होंगे इन अल्फ़ाबेट के जो यहाँ अवेलेबल हैं। अब क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है? अगर हम देखें, गौर से देखें, तो यहाँ पर 6 है, उसका क्या हुआ है? 7 हुआ है। यहाँ पर आपका 9 है, 9 का 10 हुआ है। आपका 19 है, 19 का 20 हुआ है। और आपका H जिसका 8 है, उसके बाद 9 हुआ। यानी सिमिलरिटी सिर्फ इतनी है कि एक अल्फ़ाबेट जो आपका दूसरी साइड में है, उसका एक नंबर बढ़ाकर, उस पोजीशन का बढ़ाकर वो लिख दिया गया है अल्फ़ाबेट। तो हमें क्या करना है, आंसर को भी हम इसी तरह करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिएगा। जी के बाद क्या आता है? तो इस तरह से हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि इसका होता है 7, इसका होता है 8, इसका होता है 15, इसका होता है 16, इसका होता है 1 और इसका होता है 2 आपका, और इसका होता है 20, तो इसका होता है आपका 21।
तो इस तरीके से आपका एक यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो भी बढ़ा है उसका नंबर आपका मतलब यहाँ पे बढ़ाया गया है। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा आपका क्वेश्चन देखें, तो इसमें अगर देख पा रहे हैं आप तो एस है, एस का नंबर यहाँ नंबर लिखेंगे, हम वही पैटर्न यूज़ करेंगे तो एक देखेंगे समझ में आएगा कि किस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया गया है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको। अब देखिए 19 का क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, लेकिन 20 का 21 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो यहाँ गड़बड़ हो गई भाई। तो गड़बड़ हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैटर्न हमने इसमें यूज़ किया था वो इसमें नहीं है। लेकिन क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी है, कुछ टेक्निक यूज़ की गई है? तो हम सबसे पहले इनको देखेंगे कि काउंटिंग बड़ी कितनी है, वो देख रहे हैं हम। तो देखिएगा जरा काउंटिंग कितनी बड़ी है। मतलब यहां पर पैटर्न सीधा है कि पहले 1, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद अंतिम छोर पर आपका 4 आपके बड़े हैं। तो यहां पर यही चीज़ आपके क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है उसमें भी यही टेक्निक यूज़ करेंगे। जब हमें पहले अल्फ़ाबेट में 1 बढ़ाना होगा, दूसरे अल्फ़ाबेट में 2 नंबर बढ़ाने होंगे, तीसरे में 3 बढ़ाने होंगे और चौथे में 4 बढ़ाने होंगे। तो हम करके देख लेते हैं जरा से। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आएगा QGRR। कैसे आएगा देख लीजिएगा। 16 का 17 हो गया, 5 का अब 2 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 15 का 3 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 का 3 18, और 14 में 4 बढ़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 18। तो आंसर आपका आ जाएगा QGRR। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको 2 टाइप यहाँ पर बताए, जिसमें आपको मैंने पहला आपका जम्बलिंग जो करवाई वो अल्फ़ाबेट्स की जम्बलिंग करवाई, जिसमें आपका समझा आपने कि किस तरीके से जम्बल हो सकते हैं अल्फ़ाबेट अपनी पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर एक नियत क्रम में या एक पैटर्न में किस तरह से अरेंज होते हैं। दूसरा हमने देखा जो प्लेस वैल्यू आपकी बदल रही है वो आपकी नंबर्स के आधार पर बदल रही है, अल्फ़ाबेट बदल रहे हैं, तो आपका नंबर बेस चेंजिंग जो हो रही है, चेंज हो रहा है, वो आपका एक्चुअल नंबर बेस हो सकता है या आपके नंबर्स के आधार पर, एक्चुअल नंबर के आधार पर ही आपका अल्फ़ाबेटिकल चेंज हो सकता है। तो उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से ज़रूरी नहीं कि वही अल्फ़ाबेट मतलब वही नंबर लिखा जाए, उसका बढ़ाकर या घटाकर भी नंबर लिखा जा सकता है। तो ये आपने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देखे टाइप 2 के। आज इस वीडियो में हम टाइप 1 और टाइप 2 को ही सीमित रखेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे अगले आने वाले टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप कोडिंग के डिकोडिंग के बारे में बहुत सारी बातें और सीखेंगे। तो मेरी आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, मेरी जो समझाने का पैटर्न है वो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल पर तुरंत से सब्सक्राइब वाला बटन जो आपका है वहाँ पर क्लिक करें, वहाँ पर उसे सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको जो भी नए अपडेशंस हैं, जो भी आपके वीडियो अब रेगुलर डाले जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आता रहे। सो अगले वीडियो तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।